वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र, इसमें फर्स्ट पेपर में इमाइल दुर्खिम को देखेंगे और जिसमें इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक सामाजिक तथ्य की बात है तो इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नामक पुस्तक में इसकी व्याख्या की है। दुर्खिम की इसे एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है जो सन 1895 में प्रकाशित हुई और यह उस समय की बात है जब समाजशास्त्र एक नवोदित विषय के रूप में स्थापित हो रहा था। हम कह सकते हैं उस समय समाजशास्त्र धीरे धीरे जन्म लेकर और अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। उस समय दुर्खिम ने यह बात महसूस की थी कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में जब तक स्थापित नहीं होगा कि जब तक इसकी कोई एक विशिष्ट प्रकार की अध्ययन वस्तु नहीं हो, तो इसी उद्देश्य को लेकर या हम ये कह सकते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्खिम ने इस पुस्तक की रचना की। उसने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीवशास्त्र से मुक्त करके उसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्म दिया, हम ये कह सकते हैं। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना तथा सामूहिक सम्मेलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इस सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पद्धति से नहीं हो सकता। इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है और यह वैज्ञानिक पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति भी हो सकती है, ऐसा इमाइल दुर्खिम का मानना था। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इमाइल दुर्खिम ने जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नामक पुस्तक की जो उसमें हम कह सकते हैं रचना की थी, तो उस पुस्तक के बारे में हम यदि जानें तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसके 6 अध्याय हैं प्रमुख, जिसमें प्रथम अध्याय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य को हम कह सकते हैं परिभाषित किया है, लक्षणों को परिभाषित किया है, उनकी व्याख्या की है। वहीं दूसरे अध्याय में इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अवलोकन के नियमों को निर्धारित किया है। तीसरे अध्याय की हम जहाँ तक बात करें तो तीसरे अध्याय में इमाइल दुर्खिम सामान्य तथा व्याधकीय तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। वहीं चतुर्थ अध्याय में या चौथे अध्याय में इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण एवं नियमों की व्याख्या की बात की है। तो वहीं 5वें अध्याय में इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। और छठा और अंतिम अध्याय की जहाँ तक बात है तो इमाइल दुर्खिम यहाँ सामाजिक तथ्यों का निर्वचन तथा सामान्यीकरण की प्रणालियों से संबंधित इसमें व्याख्या करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर सामाजिक तथ्य है क्या। हम ये कह सकते हैं कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों को हम कहें कि सामाजिक तथ्यों की उन्होंने विवेचना की। उन्होंने माना कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य ही है और सामाजिक तथ्यों के बारे में वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और इसके साथ ही कह सकते हैं कि वो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों। उनका कहना है
मानना है कि सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एक समूह में व्यवहार करता है। सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। इमानुएल दुर्खिम का जहाँ तक यहाँ मानना है या कहना है, वो ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य एक वो तथ्य हैं, एक कार्य करने के या सोचने के या विचार करने के वे व्यवहार हैं जो व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। यानी एक हमें कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार के का व्यवहार करने के लिए वो व्यक्ति को बाध्य करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इमानुएल दुर्खिम ने हमेशा जहाँ व्यक्ति और समाज की जहाँ बात आई, वहाँ उन्होंने हमेशा समाज को महत्व दिया। उनका मानना था कि समाज के आगे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है और व्यक्ति हर समय जो भी व्यवहार करता है वह समाज के दबाव में ही करता है। जो कुछ भी करता है, वे कहते हैं कि हम सुबह से लेके और शाम तक जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज का दबाव में होता है। चाहे हम सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी समाज का दबाव है। हम स्नान कर रहे हैं, उसमें भी समाज का दबाव है। ऐसा दुर्खिम का मानना है। ये हो सकता है कि हमको ये दबाव महसूस नहीं होता और उसका कारण वो ये बताते हैं कि जब हम यानी बचपन से लेके जन्म से लेके जब जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमसे ये कार्य कराए जाते हैं। हमारे परिवारीजन हमसे ये कार्य कराते हैं, हमको बताते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से करना है। तो धीरे धीरे ये हमारी एक आदत में आ जाते हैं और आदत में आने के कारण इनका हमको महसूस नहीं होता कि इनका कोई हमारे ऊपर दबाव है। दुर्खिम ने एक जगह कहा है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के कार्य करने में, सोचने में, उसके विचार करने में हमेशा सामूहिक तथ्यों का वहाँ दबाव रहता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं कि जब व्यक्ति एक अपनी शादी या विवाह के बारे में सोचता है तो वो जरूर विचार उसी वर्ग में करेगा, उसी जाति में करेगा, उसी धर्म में करेगा, उसी यानी प्रथाओं परंपराओं के अधीन करेगा जिसमें वह निवास करता है। हम अंतरजातीय विवाह के बारे में जब सोचते हैं, जब विचार करते हैं, तब हमको सामाजिक दबाव महसूस होता है। जब हमको पता लगता है कि हाँ, सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो हमारे ऊपर निश्चित ही दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खिम एक जगह और कहते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। यहाँ दुर्खिम ने यानी सामाजिक तथ्य की और जो विशेषता बताई वो ये है कि सामाजिक तथ्य जो हैं वह सार्वभौमिक हैं, सभी समाजों में हमको देखने को मिलते हैं और हर व्यक्ति उन सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखते ही अपना कार्य करता है, अपना विचार करता है, अपना अनुभव करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता जाता है। क्योंकि जहाँ भी वह इसका विरोध करता है, इन तथ्यों का उल्लंघन करता है, वहीं समाज का दबाव उसे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वह व्यक्ति के व्यवहार को हमेशा नियंत्रित किए रहते हैं। तो सामाजिक तथ्य की जहाँ तक बात ये हुई, अब हम यहाँ देखेंगे कि
सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है? सामाजिक तथ्य में ऐसी कौन कौन सी विशेषता हैं जो व्यक्ति को हमेशा अपने अनुरूप व्यवहार करने को बाध्य करती हैं, वह इसके व्यवहार को हमेशा नियंत्रित करती रहती हैं? तो पहली विशेषता यहाँ हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण होता है। दुर्कहेम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण होता है, बाह्यता का गुण हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है, सामाजिक तथ्य के बारे में जैसे हमने कहा, हमने सोचा, हमने विचारा, हमने अभी तक देखा इसको कि समाज में जितने भी हमारे सामूहिक प्रतिनिधान हैं वह सभी सामाजिक तथ्य की रूप श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारे विभिन्न रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, मान्यता, ये सभी सामाजिक हम कह सकते हैं कि तथ्य के रूप में इनको जाना जा सकता है। तो जहाँ तक बाह्यता का सवाल है, जो उन्होंने पहली विशेषता के बारे में यहाँ उल्लेख किया है, तो वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण देखने को मिलता है। व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना से ये बाहर होते हैं। उनका कहना है कि व्यक्तिगत तथ्यों से सामाजिक तथ्य की जो उत्पत्ति होती है वह सामूहिक चेतनाओं के माध्यम से होती है। इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो यहाँ पानी न तो हाइड्रोजन है न ऑक्सीजन है, यह इनसे वह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। इसी प्रकार से उनका मानना है कि इसी प्रकार से सामाजिक तथ्य हैं जो विभिन्न व्यक्तियों की चेतनाओं से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत चेतनाओं से स्वतंत्र होते हैं, व्यक्तिगत चेतनाओं से वे बाहर होते हैं। व्यक्तिगत चेतना उसमें सम्मिलित अवश्य रहती है, लेकिन व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक तथ्य दो अलग अलग प्रारूप हैं, अलग अलग तथ्य हैं। उनका ये मानना है कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु उनका अस्तित्व जो होता है वह व्यक्तिगत तथ्यों से हमेशा स्वतंत्र होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मन में जो विचारों का जन्म विभिन्न कोशिकाओं की पारंपरिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के कारण सामूहिक चेतना एवं सामूहिक विचारों का जन्म होता है। इसलिए वो मानते हैं कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो बाह्य होते हैं, इनमें बाह्यता का गुण होता है, यह व्यक्तिगत चेतनाओं से बाहर होते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। यहीं अगली उनकी जो विशेषता की यदि हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य की जो दूसरी विशेषता है वो है बाध्यता। यहाँ भी मानते हैं कि सामाजिक तथ्य की ये जो एक विशेषता है बाध्यता, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होता है। वे कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं होती, वरन ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। अतः व्यक्ति के लिए हमेशा ये दबावकारी होते हैं, हमेशा नियंत्रणकारी होते हैं, हमेशा व्यक्ति के ऊपर इनका दबाव महसूस होता है, और हमेशा व्यक्ति जब कोई व्यवहार करता है तो वो इनका दबाव महसूस भी करता है। इसलिए उनका मानना है कि व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की हम कह सकते हैं सत्ता होती है, शक्ति होती है।
इसीलिए व्यक्तिगत चेतना से ऊपर होते हैं और इसीलिए ये व्यक्तियों पर अपना दबाव बनाए रखते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज चाहता है या निर्देश देता है। एक उदाहरण से हम यहाँ समझ सकते हैं कि व्यक्ति पर यहाँ यानी पूर्व निश्चित है कि कौन सा व्यवहार किन परिस्थितियों में और किन समय में करना है। एक उदाहरण यहाँ हम लें कि जब मान लो हम कहीं बैठने के लिए जाते हैं, बैठने से तात्पर्य ये है कि मान लो किसी की मृत्यु होती है और वह हम जब मिलने जाते हैं, भले ही वो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है, हम बाहर से जाएंगे तो बड़े हंसी खुशी जाएंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ हम बैठक में वहाँ उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, तो हमारे चेहरे पर, हमारे मन में एक अलग तरह की व्यवहार होता है। हम वहाँ एकदम शांत चित्त में जाके बैठते हैं, वहाँ कोई हम हंसी मजाक या जोक नहीं सुनाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ समाज ने पूर्व निश्चित कर रखा है कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान विशेष पर और किसी समय विशेष पर किस प्रकार का व्यवहार करना है। वहाँ यदि हम हंसी मजाक करते हैं, जोक सुनाते हैं, तो वहाँ समाज हमारा क्या करेगा? दंड देगा। दंड से तात्पर्य आर्थिक या शारीरिक दंड से नहीं है, यानी हमारी मजाक बनाएगा और मजाक बनाएगा वही यहाँ एक दंड के रूप में हमको हमारे सामने होगा। तो ये हमें कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं हमेशा व्यक्ति को आचरण करने के लिए निर्देशित करता है कि हमको कब और कहाँ किस प्रकार का आचरण करना है। हम कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्यों के आगे व्यक्ति नतमस्तक होता है, झुकता है और मानता है कि समाज के जो नियम हैं और उसके जो कानून हैं वो हमारे शिरोधार्य हैं। इस समाज की इस शक्ति का पता सामान्य स्थिति में हमको नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जो पहले ही बताया था कि सामान्य स्थिति में हमको इसलिए इसका पता तो नहीं लगता कि हमारी ये आदत में आ जाते हैं, लेकिन जब हम उस तथ्य की अवहेलना करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसे नकारते हैं, तब समाज का रोष प्रकट होता है। और जब समाज का रोष प्रकट होता है तो समाज व्यक्ति के लिए यहाँ दंड की व्यवस्था भी करता है। जब हमको या हम कह सकते हैं इंसान को या व्यक्ति को सामाजिक तथ्यों के विरोध का परिणाम देखने को मिलता है। तो आज हम केवल इतना ही बताएंगे इस वीडियो के प्रथम भाग में। इससे आगे सामाजिक तथ्य के द्वितीय भाग में इसे आगे विवेचना करेंगे। धन्यवाद।